कृष्ण तो जी यही आपकी लाइब्रेरी, यही आपका सब यही सब कुछ। और ये चेयर, इस चेयर ने मुझे रोते हुए देखा है, थकते हुए देखा है, इसी पे सोते हुए देखा है। अब शायद अब ये चेयर चिल्ला रही होगी कि अब और कितना मुझे इस्तेमाल करोगी। दोस्तों यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। मैडम का यूपीएससी का इंटरव्यू है, हम बात करते हैं कि यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या नाम है आपका, कौन सा अटेम्प्ट है और मीडियम क्या है? मेरा नाम वैष्णवी है, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है और इंग्लिश के माध्यम से मैं इस एग्जामिनेशन में अपेयर कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या कैसी तैयारी की है आपने इसके लिए? प्री के लिए खासकर पहला पड़ाव होता है, बहुत मुश्किल होता है जी। प्री मेरे लिए भी एक दिस वाज माय एक्यूलीज हील, मेरे लिए भी प्री ही सबसे ज़्यादा मुश्किल फेज रहा है क्योंकि 3rd अटेम्प्ट है, बट इससे पहले के 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्री भी नहीं क्लियर हुआ। और ये मेरा बाय गॉड्स ग्रेस फर्स्ट प्रीलिम्स, फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू है। सो दिस ईयर हैज बीन अ वेरी ग्रेशियस ईयर ऑफ फर्स्ट्स। अच्छा मैडम, पीवाईक्यू का कितना बड़ा रोल होता है, कितने सालों के आपने लगाया? बहुत ज़्यादा रोल होता है, 100%, बिकॉज इट गिव्स अस अ विंडो इनटू एग्जामिनर्स माइंड कि ये क्या क्या ट्रैप वर्ड्स हैं, स्पेशली प्रीलिम्स में। हमें क्वेश्चन देख के, फिर अगर हमने प्रीलिम्स के 30 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी ने अगर रिसेंटली लिखा है तो ये ट्रैप वर्ड है, अगर ओनली लिखा है तो ये ट्रैप वर्ड है, और इससे कैसे बचना है। सिमिलरली मेंस में भी आपकी टारगेटेड पढ़ाई तभी होगी जब आप मेंस के पीवाईक्यूज को अच्छे से, मैंने 10 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करे थे। आंसर राइटिंग पे खासा फोकस नहीं था, बट क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी, बट क्योंकि पीवाईक्यूज बेस्ड ही नोट्स बनाए थे मैंने, तो उस कम टाइम पीरियड में ये हो पाया। सो पीवाईक्यूज इज एवरीथिंग, वो आपकी गीता, कुरान, बाइबल सब है, उसे अच्छे से एब्जॉर्ब करिए अपने में। जब तैयारी करते हैं बहुत डिमोटिवेट भी कई बार हो जाते हैं, तीसरा अटेम्प्ट आता है, कई लोगों को 5 हो जाते हैं, कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं इसको? मैं कविताओं से, बाकी लोगों की स्टोरी से, जो मुझसे पहले भी लोग रहे हैं, जो अभी सर्विसेज में हैं, उनसे काफी प्रेरणा लेती हूँ। इसके लिए मैं एस्पिरेंट्स को, कम्युनिटी को बस एक लाइन बोलूंगी कि भगवान उन्हीं का कैरेक्टर टेस्ट करते हैं जिनमें पार होती है। तो अगर आपके पास सेटबैक्स आ रहे हैं, जैसे धनुष को जितना पीछे खींचेंगे उतना वो आगे जाएगा, जितने सेटबैक्स हैं दैट मींस यू आर गेट अप फॉर मोर ग्रेटनेस। और जयशंकर प्रसाद जी की कुछ पंक्तियां हैं, वो पथ क्या पथिक प्रतीक्षा क्या, जिस पथ पे बिखरे शून्य ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो धाराएं प्रतिकूल होंगी, 2 अटेम्प्ट नहीं निकलेंगे, प्री भी नहीं निकलेगा, सब डाउट करेंगे, फ्रेंड्स छोड़ देंगे, आप अकेले होंगे, बट एक आवाज आपके अंदर जो है उसे जिंदा रखिएगा कि मैं कर सकता हूँ, यहाँ तक आया हूँ, आई हूँ, तो आगे भी जाऊंगी। आप ही अपने गुरु है, आप ही अपने कृतिक है, आप ही अपने दोस्त है, आप ही अपने कृष्ण है, आप ही अपने अर्जुन है। उठिए और आगे बढ़िए। हो गया आपका, बहुत बड़ी बात हो जाती है। धन्यवाद, ईश्वर की कृपा तो है। आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ही लग रहा है देखिए ऐसा। अच्छा, उन्हें एस्पिरेंट के लिए क्या कहेंगे जिनका प्री है अभी 26 वाला, क्या ध्यान देना चाहिए? अपने समय भी कम बचा हुआ है। ये बिल्कुल मत मानिए कि समय कम है, ना समय कम है ना समय ज़्यादा है, समय बिल्कुल जितना होना चाहिए उतना है। आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे, बस आप बहुत ही सेलेक्टेड सोर्सेज पढ़िए, एक रणनीतिक तरीके से एग्जाम को अप्रोच करिए। पहले अपनी बुक लिस्ट बनाइए, रिसोर्सेज बनाइए, जो करंट अफेयर्स का मटीरियल पढ़ना है कोई एक पढ़िए और स्टिक करिए, पीवाईक्यूज करिए, यू आर गुड टू गो, यू विल बी देयर। सर्वप्रथम आप मेरे सभी व्यूअर्स को, स्टूडेंट कम्युनिटी को, जिन्होंने भी मेरी वीडियो को देखा, इंटरव्यू की वीडियो को देखा, सराहा, मुझे डिजिटल ऑनलाइन माध्यम के थ्रू इतना आशीर्वाद और स्नेह भेजा, आपका हार्दिक धन्यवाद, आपका हार्दिक आभार। सर आपको, प्रकाश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंटरव्यू वाले दिन कहा था कि मैडम हो जाएगा आपका सिलेक्शन, आपको देख के लग रहा है, और आपकी जिह्वा पे सरस्वती जी का वास हो गया, तो आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता नहीं सकते, थैंक यू भगवान जी, बस इतना ही कहूँगी। रोए थे आप? हमने नहीं जाना। मम्मी अभी भी रो देंगी। वो दंगल से काफ़ी इंस्पायर्ड है, तो मेरे पापा ने जब पहली बार दंगल मूवी देखी तो उन्होंने बोला मैं भी शाबाश एक ही दिन पे बोलूंगा, और उन्होंने उस दिन वो शाबाश बोला था। रिजल्ट के पूरा करिए, और वही सेम चीज़ है सर, बेसिक्स को हमेशा हम इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि कुछ रामबाण, कुछ अलग होगा जो एग्जाम को क्रैक करवाता है, लेकिन ये एग्जाम आज भी ओल्ड स्कूल है और आगे भी रहेगा। ठीक है, मैं एक भजन ही गाऊंगी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो इनके बारे में कुछ ऐसी किस्से कहानी बचपन से लेकर अभी तक, कुछ ऐसी चीज़ें जो याद हो? इनके पापा ने क्या किया था कि ये जब बोली कि मैं साइंस नहीं पढ़ूंगी, मैं आर्ट्स पढ़ना चाहती हूँ, इनके फादर का तो ये रिएक्शन ये था। उन्होंने हर 2-3 जगह जाके काउंसलिंग करवाई कि मेरी बेटी, मैं क्या मुँह दिखाऊंगा कि मेरी बेटी तो साइंस ही नहीं पढ़ी, क्योंकि पूरा बैकग्राउंड ही साइंस है, डॉक्टर इंजीनियर ये, तो उसके लिए उन्होंने 6 महीने उन्होंने फाइट किया। मैं बोली कि पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दीजिए उसको, वो नहीं पढ़े, क्या बोलते नहीं साइंस पढ़ना चाहती, तो उनको लगा कि शायद कमजोर है इसलिए ये साइंस नहीं पढ़ना चाहती, इसको मैथ साइंस में मतलब नहीं मन लग रहा है। या ये सुलभ इंटरनेशनल से जुड़ी थी, तो हमेशा बाहर इंटरनेशनल टूर या इंडिया में जाना इनका लग रहा था, तो लगता था इनके फादर को कि शायद मैनेज नहीं करेगी, इसलिए आर्ट्स पढ़ रही है। तो जब इन्होंने 10th में इनके 10 CGPA आया तो फादर को लगा कि हाँ ये तो कर सकती है, तो तुम कर सकती हो तो क्यों नहीं कर रही हो। तो फिर इन्होंने तब भी जिद किया कि मेरे को नहीं पढ़ना साइंस, मैं आर्ट्स पढ़ूंगी। वो तो 6 महीने उन्होंने बात नहीं किया वैसे कि ये क्या हो रहा है कि मेरी बेटी हो के तुम डॉक्टर बनाना चाहते थे। हाँ नहीं, इनकी बुआ डॉक्टर है तो उनको डॉक्टर बनाना था इनको। तो उनको तो था कि डॉक्टर इंजीनियर, और ये तो पढ़ती थी ऐसे कि इनका हमेशा ये कॉन्फ्रेंस इधर उधर जाना आना था, तो उनको लग रहा था कि इस वजह से ये आर्ट्स पढ़ रही। तो इन्होंने हट के बैकग्राउंड चुना,
और अच्छे नंबर आए क्यों नहीं पढ़ते थे साइंस, क्या रीजन? नहीं, साइंस अपने आप में बहुत लाजवाब सब्जेक्ट है और जब मैं 10th तक मैंने साइंस पढ़ी है और प्रीलिम्स में भी साइंस एंड टेक के लिए साइंस पढ़ी है, बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट है। स्पिरिचुअल होना आपको अच्छा लगता है कि आर्ट्स में वो साहित्यिक बातें हैं? देखिए, साइंस मुझे लगता है कि जितने भी साइंटिस्ट बड़े बड़े रहे हैं, साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कोई फर्क नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जिसे एब्स्ट्रैक्शन के तरीके से समझाता है, साइंस उसे लॉजिक ऑफ प्रूफ के तरीके से समझाता है। जैसे हम एक थ्योरी पढ़ते हैं साइंस में, डार्क मैटर थ्योरी, कि ऐसी चीज जो है पर हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते साइंटिस्ट, पर उस चीज ने पूरे यूनिवर्स का भार उठाया हुआ है, वही शिवा है। हमारी संस्कृति में उसे ही शिव कहते हैं। फिर साइंस में हमें सिखाया जाता है कि सोलर एनर्जी, सोलर सिस्टम का, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, ऐसे कितने सोलर सिस्टम्स हैं। हमारे पुराणों में कहा है अनंत कोटि ब्रह्मांडम। ऐसे ही साइंस कहता है कि सन में न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं और जब वो उसका हाइड्रोजन और हीलियम का खत्म हो जाएगा रिजर्व, तो ये सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। हमारे लिए कोलैप्स की उसको महाकाल काल कहा गया है। और ये मैंने पढ़ा था कहीं पर कि हमारे जितने भी देवता हैं, महादेव जैसे आप देखेंगे, वो श्याम वर्ण के हैं। नारायण जी श्याम वर्ण की है, माँ काली श्याम वर्ण की है। वो क्यों है? वो पिंक क्यों नहीं है? वो येलो क्यों नहीं है? वो श्याम वर्ण ही क्यों है? क्योंकि प्रकाश की अवधि होती है, प्रकाश का समय लिमिटेड होता है। सॉरी, आपका नाम ही प्रकाश है, बट यहाँ प्रकाश लाइट की एक लिमिटेड लाइफ है। जब तक फ्यूल है, जब तक हमारे सोलर सिस्टम के सन में फ्यूल है, तब तक प्रकाश है। लेकिन ट्रांसेंडेंस तो सिर्फ डार्कनेस है। इसलिए हमारे वो देवता जो हमेशा रहते हैं, ना आदि है ना अंत है, जैसे कि नारायण जी, जैसे कि महाकाल, वो हमेशा श्याम वर्ण के हैं, क्योंकि डार्कनेस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। और इसका एक बहुत ही स्पिरिचुअल मैसेज ये भी है कि जीवन में डार्कनेस ही लाइट को जन्म देती है। वही जो मैंने पहले भी कहा कि असफलता ही आपकी सफलता की सीढ़ी बनती है, तो जीवन में अंधकार ही प्रकाश को जन्म देता है। और ये